हिंदी अध्याय 276 संप्रभुता का उत्सव। ड्रेकना, ग्लोराक और पेट्रा के लोगों की मृत्यु से डैनियल के मन को शांति मिली। अब उसके पास लॉर्ड की शक्तियां नहीं थीं, लेकिन अंततः उसे गुप्त क्षेत्र का एकमात्र शासक माना जा सकता था। ये बहुत अच्छा लगा। समोनिंग गेट के पुनर्निर्माण में समय लगेगा। हो सकता है कि प्राइमडेवल पिरामिड के अंदर मौजूद खजानों सहित रहने से पहले ये पूरा न हो पाए, लामिया रानी ने अनिच्छा से कहा, जब उसने देखा कि सभी लोग बेहद खुश थे और उन अन्य लॉर्ड्स के खिलाफ जीत का जश्न मनाने के लिए उत्सुक थे जिनसे वे वर्षों से लड़ रहे थे। मैं नागरिकों को वापस लौटने का निर्देश दूंगा। वे समनिंग गेट की मरम्मत कर सकते हैं और मरम्मत पूरी होने पर मैं लॉर्ड सील से इसे पुनः सक्रिय कर दूंगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसका मतलब है कि मुझे अपना अधिकांश समय प्राइमडेवल पिरामिड के अंदर बिताना चाहिए। आखिरकार, अब जब अन्य खतरे समाप्त हो चुके हैं, तो पिरामिड को लूटना हमारा ही काम है, डैनी ने चौड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अब जब उसके पास विभिन्न समनिंग कोर, उसका समनिंग गेट और लॉर्ड सील थे, तो डैनी उस निर्जन गुप्त क्षेत्र का संप्रभु बन सकता था। पिछले 4 वर्षों से वह इसी के लिए अथक परिश्रम कर रहा था, यहां तक कि उसने अपने प्रिय भाई की भी उपेक्षा कर दी थी। अपने भाई को याद करते हुए डैनी को पछतावा हुआ। वह जानता था कि माइकल उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे माइकल के प्रशिक्षण की इतनी उपेक्षा करनी चाहिए थी। अगर मुझे कोई पौराणिक कलाकृति या उसके जैसी कोई और कीमती चीज मिल जाए जिसकी उसे जरूरत हो, तो मैं उसे माइकल को दे दूंगा। डैनी ने मन ही मन कसम खाए, अपनी पिछली मुलाकात को याद करते हुए, जिसमें उसने महसूस किया था कि माइकल का इलाका बेहद खतरनाक था। यह पवित्र रेगिस्तान के गुप्त क्षेत्र जितना ही खतरनाक था, लेकिन डैनी को आशंका थी कि यह वास्तव में उससे कहीं अधिक खतरनाक हो सकता है। इसलिए एक अच्छे बड़े भाई के रूप में, जो अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता था, डैनियल फोन्ट को अपने छोटे भाई को सौंपने के लिए कुछ खजाने इकट्ठा करने पड़े। हम आज सबके साथ जश्न मनाएंगे और हमें काम पर वापस जाने की जल्दी नहीं है, डैनियल ने अपने कुछ अधीनस्थों के चेहरों पर भाव देखकर घोषणा की। ये स्पष्ट था कि वे पवित्र रेगिस्तान के मरे हुओं के खिलाफ लड़ाई से सीधे दूसरे सरदारों के खिलाफ अंतिम लड़ाई में नहीं उतरना चाहते थे, ताकि वे लगातार अथक परिश्रम करते रहें। उन्हें आराम करने और अपनी अंतिम जीत का जश्न मनाने का हक था। डैनी भी इस बात से सहमत था। वह कल से प्राइमडेवल पिरामिड पर वापस जरूर जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह दूसरों को अपने हमले में शामिल होने के लिए मजबूर करेगा। शुरुआती कुछ प्रयासों को देखते हुए डैनी समझ गया था कि प्राइमडेवल पिरामिड पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है। गार्डियन स्टैच्यू के जागृत होने से पहले ही उन्हें नष्ट करने के लिए क्रूर बल और चालाकी भरी चालों का इस्तेमाल करके और सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए सभी जालों को सक्रिय करके डैनी को ज्यादा खतरा नहीं था। बेशक, जैसे जैसे डैनियल अंदर जाता, प्राइमडेवल पिरामिड पर विजय पाना आसान नहीं होता, लेकिन फिलहाल वह सिर्फ एक साहसी व्यक्ति था क्योंकि उसने अपनी स्वामी शक्तियां खो दी थीं। इसका मतलब यह था कि वह किसी को भी अपने पीछे आने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, भले ही वह ऐसा करना चाहता हो। डैनी के अधीन काम करने वाले जागृत लोगों में से एक ने कहा, मैंने भूमिगत बंकरों में मौजूद नागरिकों को सूचित कर दिया है कि खतरा टल गया है और वे वापस लौट सकते हैं। इस बीच हम साफ सफाई कर सकते हैं और उत्सव की तैयारी कर सकते हैं। वह जोरदार पार्टी करने की संभावना को लेकर स्पष्ट रूप से उत्साहित था और उसने इस बात को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई। उनकी खुशी देखकर डैनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लॉर्ड पावर खोने के बाद उनके और उनके अधीन काम करने वाले जागृतों के बीच वफादारी के बंधन से स्थापित अनुबंध टूट गया था। जागृत उन्हें पीछे छोड़ सकते थे या चाहे तो उन पर हमला भी कर सकते थे, लेकिन जब वे अन्य लामिया और मानव संबंध से अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे, तो उनके उत्साहित चेहरों को देखकर डैनी ने राहत की सांस ली। उनकी चिंताओं में से एक ये थी कि यह रणनीति उनके अपने ही गुटों में अशांति पैदा कर सकती है। उन्हें अपने संबंध पर भरोसा था क्योंकि उनके साथ उनका बंधन अन्य जागृतों के साथ उनके संबंध और अनुबंधों से अलग था। अन्य साहसी भी सम्मनिन कोर में से एक और अन्य लॉर्ड्स के टूटे हुए सम्मनिन गेट को लेकर अपनी लॉर्ड शक्तियां पुनः प्राप्त करना चाह सकते थे। उन्हें बस समय, प्रयास और एक लॉर्ड सील की आवश्यकता थी। एक अकेले व्यक्ति के लिए अपनी सर्वोच्च शक्ति को पुनः प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन यह असंभव भी नहीं था। सौभाग्यवश ऐसा प्रतीत हुआ कि डैनियल के अधीन काम करने वाले साहसी लोग दोबारा लॉर्ड बनना नहीं चाहते थे। लॉर्ड होने से उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती थी। इसमें बहुत पैसा, मेहनत लगती थी और कुल मिलाकर यह एक झंझट भरा काम था। निस्संदेह इसके लाभ बहुत थे।
यदि आप एक अच्छे लॉर्ड होते तो आपके सोलर ट्रेड की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होती और ओरिजिन एक्सपेंस के भीतर आपकी सैन्य क्षमता नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाती, जिससे खजाने इकट्ठा करने, अयस्क की खानों पर कब्जा करने और अन्य संसाधन संपन्न स्थानों पर पहुंचने के अधिक अवसर मिलते, जिनसे अच्छी खासी संपत्ति अर्जित की जा सकती थी। अंत में लॉर्ड होने से वॉर रूम को परिष्कृत करना बहुत आसान हो जाता था। लॉर्ड्स के वॉर रूम को परिष्करण रैंक में प्रगति करने और अगले स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, लेकिन बड़े पैमाने पर युद्ध लड़कर प्रजा की वफादारी की कड़ियों से भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करना आसान था। प्रत्येक हत्या से भगवान को ऊर्जा का एक अंश प्राप्त होता था। कम संख्या में यह महत्वहीन लग सकता था, लेकिन लाखों शत्रुओं वाली सेनाओं से लड़ने पर ऊर्जा के ये छोटे अंश विशाल धाराओं में परिवर्तित हो जाते थे, जिससे स्वाभाविक रूप से युद्ध प्रतीक की प्रगति होती थी। सभी लोग उत्साहित और जोश से भरे हुए थे, इसलिए शवों को इकट्ठा करने और आसपास की सफाई करने में ज्यादा समय नहीं लगा। डैनी के इलाके की पूर्व बस्ती में बड़े बड़े तंबू लगाने से पहले साहिरात के हाथियों ने ढह चुकी इमारतों को बुलडोजर से गिरा दिया। स्थानिक थैलियों और स्थानिक भंडारणों से शराब और बियर के पहले बैरल निकालने से पहले सभी ने अगले 1-2 घंटे तक कड़ी मेहनत की। जब बस्ती के नागरिक अपने घरों में लौटे तो वे पहले तो ये देखकर दंग रह गए कि उनके घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। हालांकि डैनी और अन्य लोगों ने घबराए हुए नागरिकों को शांत किया और उन्हें बताया कि कुछ ही दिनों में उनके घर फिर से शान से खड़े हो जाएंगे। आखिरकार डैनी के पास पहले से ही एक स्पेस पाउच था जिसमें नई बस्ती बनाने के लिए पर्याप्त कच्चा माल भरा हुआ था, और वह भी पहले से कहीं अधिक मूल्यवान निर्माण सामग्री का उपयोग करके। शाम को असली उत्सव शुरू हुआ। मृत मनुष्यों और लामिया की आत्माओं को अंतिम विदाई देने के लिए एक भव्य श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद डैनी और अन्य लोगों ने बस्ती के सर्वश्रेष्ठ रसोइयों द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। फिर कुछ नागरिकों ने वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया, जिससे पूरा वातावरण मधुर संगीत और एक असाधारण माहौल से भर गया। जीत का जश्न मनाते हुए खूब बियर और शराब पीने के साथ साथ संप्रभुता का यह उत्सव पूरी तरह सफल माना जा सकता है। अपने साथियों के साथ हाथ में हाथ डालकर नाचना और अगली सुबह सूरज की पहली किरणें क्षितिज से निकलने तक पूरी रात शराब पीना सभी को आनंदित कर रहा था। पिछले 4 वर्षों की अथक मेहनत और जीवित रहने के लिए किए गए अथक प्रयासों से उत्पन्न सारा तनाव और दबाव आखिरकार दूर हो गया। ऐसा लगा मानो अनंत काल बीत गया हो और पहली बार डैनियल के दिल को सुकून मिला। आखिरकार उसने ये कर ही दिखाया। उन्होंने अपना पहला बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि वह गुप्त क्षेत्र का शासक बन चुका था, डैनी पर अब किसी का कोई दबाव नहीं था। अगर कोई चीज उसे दबाव में ला सकती थी तो वह शायद खुद वह था, और ये तथ्य कि वह प्राइमडेवल पिरामिड के ढहने से पहले उस पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था। पिरामिड के ढहने और उसके भीतर मौजूद सभी अमूल्य खजानों के दबकर नष्ट हो जाने से पहले उसके पास अभी भी लगभग 100 दिन शेष थे। डैनी को ठीक से याद नहीं था कि उसे कब नींद आए, लेकिन उसे यकीन था कि उसने पहले कभी इतनी अच्छी नींद नहीं ली थी। वह एक पतले गद्दे पर लेटा था जो न तो नर्म था और न ही बहुत आरामदायक, फिर भी उसकी नींद बेहद सुखद थी। दुर्भाग्य से इसका मतलब यह नहीं था कि जागने के बाद उसका सिर ठीक हो गया था। उसे कल ज्यादा शराब पीने की वजह से भयानक सिरदर्द हो रहा था और वह कुछ और दिनों तक सोना चाहता था। यही कारण था कि डैनियल ने प्राइमडेवल पिरामिड में प्रवेश करने का फैसला कुछ और समय के लिए टाल दिया। समय भले ही कम हो, लेकिन प्राइमडेवल पिरामिड के गहरे हिस्सों में प्रवेश करते समय उसका सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होना बेहतर था। अगले कुछ दिन उसने अपने अधीनस्थों को बस्ती के कुछ हिस्सों के पुनर्निर्माण में मदद करने और इंजीनियरों को पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबमरीन गेट पर गहन शोध करते हुए देखने में बिताए। डैनी ने ओरिजिन एक्सपेंस को केवल एक बार अपने भाई द्वारा भेजे गए संदेशों को देखने के लिए छोड़ा, अगर कोई संदेश थे भी तो। माइकल अभी भी अंतरिक्ष यान में था और सैफायर एक मिलिट्री अकादमी जा रहा था। अपने भाई को अंतरिक्ष में यात्रा करते देखकर डैनी को थोड़ी ईर्ष्या हुई। भले ही उन्हें सैन्य अकादमियां या विश्वविद्यालय पसंद न हो, लेकिन डैनियल जानते थे कि युवा लॉर्ड्स के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इनके माध्यम से विभिन्न तकनीकों, ज्ञान और सामाजिक दायरों तक पहुंच मिलती थी, जिनमें सामान्य परिस्थितियों में आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता था। सामाजिक दायरे के लिहाज से सैफायर एक मिलिट्री अकादमी असाधारण थी। अगर प्राइमडेवल पिरामिड पर विजय और डैनी के पवित्र रेगिस्तान के गुप्त क्षेत्र की संप्रभुता के लिए लड़ाई में व्यस्त होने की बात न होती, तो शायद वह माइकल के साथ सैफायर एक मिलिट्री अकादमी में प्रवेश के लिए आवेदन करने पर विचार करता।
माइकल के साथ रहना कितना अच्छा होता, खासकर इसलिए क्योंकि उसे बहुत सारी गलतियों का प्रायश्चित करना था। वह अपने छोटे भाई के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहता था क्योंकि वे दोनों ही उनके कभी खुशहाल परिवार के एकमात्र बचे हुए सदस्य थे। बचपन से ही उन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखना सीख लिया था। छोटी उम्र से ही उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिससे उन्हें समय से पहले ही परिपक्व होना पड़ा। वे कभी कभार बचकाना व्यवहार दिखा सकते हैं, लेकिन भाई बहन इसे तभी प्रकट कर पाते हैं जब वे एक दूसरे के साथ होते हैं। वे अपने परिवार के अलावा किसी और के सामने अपना बचकाना व्यवहार दिखाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि दूसरे लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे और कहीं उन्हें फिर से अकेला न छोड़ दिया जाए। दोस्तों के बीच विश्वास महत्वपूर्ण था, लेकिन डैनी और माइकल दोनों ने ही बहुत जल्दी यह सीख लिया कि उनका विश्वास आसानी से टूट सकता है, खासकर उन लोगों द्वारा जिनसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जाती। डैनी दूसरों के पास आने पर बहुत सतर्क हो जाता था। माइकल और कुछ समन्स और अवेकेंड के अलावा वह किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करता था, क्योंकि वह उनके साथ 4 साल से काम कर रहा था, या अगर ओरिजिन एक्सपेंस के समय अनुपात को ध्यान में रखे तो 8 साल से। लेकिन डैनी यह भी जानता था कि माइकल कितनी आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेता था। पहली नज़र में माइकल एक सतर्क युवक लग सकता है, लेकिन असल में वह काफी नासमझ था। माइकल अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, और जब तक उसकी अंतरात्मा उसे भरोसा करने लायक समझती, वह अपने राज दूसरों को बताने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। अपनी अंतरात्मा पर अटूट विश्वास के कारण माइकल को कुछ समस्याओं का सामना करना ही था। दुर्भाग्यवश डैनी माइकल की मदद करने में असमर्थ था। उसे नहीं पता था कि अनटेम्ड जंगल कहाँ स्थित है, वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, या माइकल को सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी में धोखा मिलेगा या अनटेम्ड जंगल में। शायद माइकल को दोनों ही जगहों पर धोखा मिल जाए। अपने छोटे भाई के साथ विश्वासघात होने के ख्याल से ही उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीर भाव आ जाता था। जब डैनी को याद आया कि माइकल कुछ समय तक उसे संदेश नहीं भेजेगा क्योंकि उसका छोटा भाई शायद अपने क्षेत्र में व्यस्त होगा, तो उसने एक बार फिर ओरिजिन एक्सपेंस लौटने का फैसला किया। उसने प्राइमडेवल पिरामिड में फिर से प्रवेश करने की तैयारी में अपना समय बिताया। प्राइमडेवल पिरामिड के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। प्राइमडेवल पिरामिड पर हमला करना आसान नहीं था, लेकिन डैनी और उसके सबसे भरोसेमंद साथियों ने जाल से बचते हुए या सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उन्हें सक्रिय करके अपना रास्ता बनाया। अगले 90 दिनों में डैनियल फोंग ने प्राइमडेवल पिरामिड के सबसे गहरे हिस्सों तक अपना रास्ता बनाया। प्राइमडेवल पिरामिड के ढहने में 2 दिन से भी कम समय बचा था, जब डैनियल को आखिरकार पिरामिड के सबसे गहरे और पवित्रतम हिस्से यानी समाधि कक्ष तक जाने का रास्ता मिल गया। प्राइमडेवल पिरामिड का सबसे भीतरी और सबसे पवित्र हिस्सा दफन कक्ष था। ये वह स्थान था जहां फराओ की मम्मी और अंत्येष्टि सामग्री वाले ताबूत को रखा गया था। अंत्येष्टि से जुड़ी वस्तुएं उन कारणों में से एक थी जिनकी वजह से डैनी पूरे प्राचीन पिरामिड पर विजय प्राप्त करना चाहता था। उसने फिरौन की कब्र पर छापा मारने के लिए आवश्यक सभी तैयारी करने में धन दौलत खर्च करने और महीनों तक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने से परहेज नहीं किया। आखिरकार कहा जाता था कि द्वितीय युग के दिव्य खजाने फिरौन के साथ यही दफन है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ओरिजिन एक्सपेंस की इच्छा ने दफन कक्षों को पुनर्जीवित हो रहे प्राचीन खंडहरों में से एक में बदल दिया था, डैनी को पता था कि प्राइमडेवल पिरामिड में न केवल फिरौन की अंत्येष्टि सामग्री थी, बल्कि इच्छा द्वारा निर्मित खजाने भी थे। प्राइमडेवल पिरामिड के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचकर डैनी उत्साहित तो था, लेकिन साथ ही चिंतित भी था। कहा जाता था कि प्राइमडेवल पिरामिड में प्राइमडेवल का सर्कोफेग पवित्र रेगिस्तान के इतिहास के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली फराओं में से एक का शव मौजूद है। पिछले 3 महीनों में प्राइमडेवल पिरामिड पर विजय प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं था। इसके लिए बस हर चीज की सावधानीपूर्वक और बारीकी से खोजबीन करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि डैनी फिरौन के कब्रिस्तान के गुप्त मार्ग की ओर ले जाने वाले सभी सुरागों पर ध्यान दे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। आदिम युग के पिरामिड की कठिनाई ने डैनी को थोड़ा चिंतित कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबसे शक्तिशाली फराओ के आदिम युग के पिरामिड को जीतना इतना आसान कैसे हो सकता है। ये बात उसे ठीक नहीं लग रही थी। साथ ही डैनी ने यही सोचकर खुद को शांत किया कि उसकी पूरी तैयारी ही इस सब का कारण थी। महीनों की मेहनत से अर्जित ज्ञान के बिना डैनी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाता। दरअसल वह दूसरी परीक्षा भी पास नहीं कर पाता, बाद की परीक्षाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सोचकर डैनी शांत हो गया और कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। समाधि कक्ष की ओर जाने वाले गलियारे से गुजरते समय वातावरण में उत्सुकता व्याप्त थी।
गलियारा जटिल चित्रलिपि से सुशोभित था जो फराओ के महान वंश, उनके जीवनकाल में प्राप्त विजयों और देवताओं से प्राप्त आशीर्वादों का वर्णन करती थी। जीवंत भित्तिचित्रों में फराओ के जीवन और उपलब्धियों की घटनाओं को दर्शाया गया था, जो उनके कार्यों को सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहने का स्मरण दिलाते थे। समाधि कक्ष के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर शक्तिशाली देवी देवताओं और संरक्षक आत्माओं की मूर्तियां सावधानीपूर्वक उकेरी गई थीं, जो फिरौन की परलोक यात्रा पर पहरा दे रही थीं। प्रवेश द्वार बंद था, लेकिन डैनियल की उंगलियां सावधानीपूर्वक की गई नक्काशी पर तेजी से चली और उसने उन अंकों का उपयोग करके द्वार को खोल दिया जो उसे हर उस परीक्षा के लिए दिए गए थे जिसमें उसने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए थे। जैसे ही प्रवेश द्वार चरमराते हुए खुला, एक अद्भुत वास्तुशिल्पीय रचना उसके सामने प्रकट हुई। समाधि कक्ष की दहलीज पार करने का साहस करने वाले हर व्यक्ति को एक गंभीर आभा ने घेर लिया, मानो प्राचीन काल की आत्माएं जीवित प्राणियों के प्रवेश के प्रति सचेत होकर जागृत हो उठी हों। आदिम युग के पिरामिड के भीतर गहराई में छिपा हुआ यह मकबरा ऊर्जा की झिलमिलाती किरणों से प्रकाशित था। यह द्वितीय युग के सबसे शक्तिशाली फिरौन की शक्ति और वैभव का स्पष्ट प्रमाण था। इस पवित्र स्थान तक की यात्रा कठिन थी, जो भूल भुलैया, गुप्त मार्गों, जालों और शक्तिशाली संरक्षक मूर्तियों से भरी हुई थी, जिन्हें घुसपैठियों से फिरौन के शाश्वत विश्राम की रक्षा के लिए जागृत किया गया था। लेकिन डैनी जानता था कि यह सब इसके लायक था, क्योंकि प्राइमडेवल पिरामिड का हृदय उसके सामने प्रकट हुआ था। अंदर कदम रखते ही डैनी और बाकी लोग खुद पर काबू नहीं रख पाए। उनकी आंखें फटी रह गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। समाधि कक्ष का भीतरी भाग विशाल था। इसकी ऊंची मेहराबदार छत सुनहरे तारों से सजी थी, जो रात्रि आकाश का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती थी। दीवारों पर नक्काशी की गई थी, जिनमें धार्मिक अनुष्ठानों और देवी देवताओं को दर्शाया गया था। समाधि कक्ष में एक नर्म सुनहरी रोशनी भर गई, जिससे दीवारों पर झिलमिलाती हुई परछाइयां नाच रही थीं और पहले से ही लुभावने दृश्य में एक अलौकिक स्पर्श जोड़ रही थीं। वातावरण में अगरबत्ती की खुशबू और सदियों पुराने इतिहास की महक फैली हुई थी, जिससे डैनी और अन्य लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। किसी ने भी उस कक्ष के केंद्र के करीब जाने की हिम्मत नहीं की, जहां शिल्प कौशल की एक शानदार कृति, फिरौन का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत दिव्य आभा से जगमगा रहा था, जो कीमती रत्नों और आभूषणों से सजा हुआ था, जो अंधेरे में तारों की तरह चमक रहे थे। इसकी सतह पर विस्तृत नक्काशी, मंत्र और अज्ञात प्रतीक बने हुए थे, जो फराओ की शाश्वत आत्मा को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। ताबूत के चारों ओर अमूल्य अंत्येष्टि सामग्री और भेंटें सावधानीपूर्वक व्यवस्थित की गई थीं, जो फराओ की सांसारिक संपत्ति और प्रतिष्ठा को दर्शाती थीं। चमकती कलाकृतियां, प्राचीन ग्रंथ, एक स्वर्ण अंडाकार अंडा और विस्काउंट सामग्री से भरे विभिन्न एल्बास्टर पात्र कक्ष की शोभा बढ़ा रहे थे। उस गाढ़े पदार्थ से एक तेज जड़ी बूटी जैसी सुगंध निकली, जिसने डैनी और अन्य लोगों के कमरे में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद अगरबत्ती की सुगंध को जल्दी ही दबा दिया। अंत्येष्टि की वस्तुओं के आसपास अन्य कई अनमोल वस्तुएं करीने से रखी हुई थीं। वे अंत्येष्टि की वस्तुओं जितनी पुरानी नहीं लग रही थीं, इसलिए द्वितीय युग की कलाकृतियों और उत्पत्ति विस्तार की इच्छा से निर्मित अनमोल वस्तुओं के बीच अंतर करना काफी आसान था। फराओ के विशाल समाधि कक्ष में मौजूद खजानों को घूरते हुए डैनी समझ गया कि यह पवित्र स्थान एक ऐसा स्थल था जहां अतीत और दिव्य सत्ता का संगम होता था और एक पूजनीय शासक की विरासत को संरक्षित किया जाता था। समाधि कक्ष में खड़े होना अजीब सा लग रहा था, मानो वह उसमें प्रवेश करने वालों को जीवन, मृत्यु और उसके बाद की शाश्वत यात्रा के रहस्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। यह असाधारण और विस्मयकारी था। हर वस्तु को बारीकी से देखते हुए डैनी को पता चला कि वह यहाँ खड़े रहकर ही बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन वह यहाँ रुकना नहीं चाहता था। आखिर पिरामिड तो जल्द ही ढह जाएगा। लेकिन भले ही उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, डैनी किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। वह खजाने को इकट्ठा करने के लिए तुरंत वहां नहीं पहुंचा। इसके बजाय वह अपने सामने घटित हो रहे दृश्य का अवलोकन करता रहा। कुछ तो गड़बड़ है। फिरौन का मकबरा प्राचीन खजानों से भरा हुआ था। उन्हें देखकर डैनी का दिल उत्साह से भर गया। महीनों तक बिना आराम किए प्राइमडेवल पिरामिड को जीतने के लिए अथक प्रयास करने के बाद वह पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही वह खुश भी था। ये छापा जल्द ही समाप्त हो जाएगा, जिससे उसे अपने सबमरीन गेट के पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन मिल जाएंगे और साथ ही पवित्र रेगिस्तान के गुप्त क्षेत्र में अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आवश्यक संसाधन भी मिल जाएंगे। वह खुश क्यों नहीं होगा, लेकिन उसे लगातार यह महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार डैनियल फोन का बरगाह में धीरे धीरे आगे बढ़ा, जाल और संरक्षक मूर्तियों से सावधान रहते हुए जो अचानक जागृत होकर प्रकट हो सकती थीं।
हालांकि वहां कुछ भी नहीं था। जब तक वह फराओ के ताबूत तक पहुंचा, डैनी थोड़ा शांत हो गया। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ था। उसने कर दिखाया था। हालांकि जैसे ही उसका हाथ ताबूत के ढक्कन पर लगा, उसके पीछे खड़ी लामिया रानी ने जोर से चिल्लाया, गुरुजी, आपके पीछे। उसकी आवाज समाधि कक्ष में गूंज उठी, जिससे डैनी को तुरंत प्रतिक्रिया करने का मौका मिल गया। वह सहज रूप से मुड़ा और अपनी तलवार प्रकट की। उसे पता नहीं था कि उसका क्या इंतजार कर रहा है। डैनियल ने अपने अधीन काम कर रहे दो जागृत लोगों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। इससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर एक और विचार ने डैनी को शांत कर दिया। शायद साहसी लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ गड़बड़ महसूस की थी। लेमिया रानी की चेतावनी ने साहसी लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया था, या कम से कम डैनी ने यही सोचा। लेकिन वास्तविकता क्रूर थी और मनुष्यों का लालच असीमित था। डैनियल को एक बार फिर इस बात का एहसास हुआ जब उसने देखा कि लामिया रानी और उसके अन्य समंस पर हमला हुआ है। उसके 6 भरोसेमंद साहसी साथियों ने लामिया रानी और डैनियल के दूतों को घेर लिया और उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। उन्होंने उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं दिया और झट से कई भालों से उन पर वार किए और अपनी तलवारों से उन्हें काट डाला, जिससे उनके पूरे शरीर पर गहरे घाव हो गए। उनके घावों से उफनती धाराओं की तरह खून बहने लगा और वे बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर डैनी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसके दिमाग को जो कुछ उसने देखा था उसे समझने में एक पल का समय लगा और फिर उसे सब कुछ समझ में आ गया। पिछले कुछ वर्षों से उसके अधीन काम कर रहे मानव साहसी लोगों ने उसे धोखा दिया। उन सभी ने, कुल मिलाकर 8 मानव साहसी उसके अधीन काम कर रहे थे। उनमें से 6 ने लेमिया रानी और डैनी के समंस पर तब हमला किया जब सभी की सतर्कता कम हो गई थी, जबकि 2 सबसे शक्तिशाली साहसी सीधे उस पर टूट पड़े। लामिया रानी और उसके सेवक अभी मरे नहीं थे, लेकिन उनके शरीर की शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। कभी शांतिपूर्ण रहा यह माहौल अब एक खूनी नरसंहार में बदल गया था। केवल डैनी ही सुरक्षित बचा था, जिसे अब तक उसके अधीन काम करने वाले 2 सबसे शक्तिशाली मानव साहसी लोगों का सामना करना पड़ा। प्रबलित तलवार की ऊर्जा ने उसकी तलवार को ढक लिया और एक साथ उसके चारों ओर कई ऊर्जा तलवारें प्रकट हो गईं। लेकिन जैसे ही डैनीची तलवारों को चलाने के लिए तैयार हुआ, अचानक कुछ बदल गया। समाधि कक्ष का वातावरण तनावपूर्ण हो गया और ची तलवारें चकनाचूर हो गईं। डैनी की तलवार को घेरे हुए प्रबलित तलवार ची भी चारों दिशाओं में बिखर गई, जिससे डैनी दंग रह गया। उसका ध्यान 2 साहसी लोगों की ओर गया और उसने देखा कि उनमें से एक के हाथों में एक पारदर्शी गोला था। पारदर्शी गोला बिल्कुल साफ था, जिससे उसे उसके अंदर रखी हुई वस्तु दिखाई दे रही थी। वह एक सुनहरी आंख थी। जब वह उसे ध्यान से देख रहा था, तो उसने देखा कि बड़ी सुनहरी आंख इधर उधर घूम रही थी और उसके द्वारा की गई हर एक हरकत का अनुसरण कर रही थी। सुनहरी आंख धातु की बनी हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसकी हरकतें यांत्रिक नहीं थीं, जिससे डैनी को ऐसा महसूस हुआ मानो वह भी एक सजीव प्राणी हो। डैनी वास्तव में यह नहीं जानता था कि वह क्या था। वह केवल इतना समझ पाया कि उस चमकती सुनहरी आंख के कारण ही उसने अपनी आत्मा की शक्ति खो दी थी। वह शक्ति उस पर केंद्रित हो गई थी और उसकी प्रबलित तलवार की ऊर्जा को जकड़ लिया था। हालांकि उसका ध्यान अपने सीलबंद सोलिट्रेट पर नहीं रहा। इसके बजाय उसका पूरा ध्यान उन साहसी लोगों पर केंद्रित हो गया जिन्होंने उसे धोखा दिया था। राप डी अल्फा एस नोवेल सियोमाइक्रोन एम। उन्होंने लामिया रानी और उसके अन्य शक्तिशाली समंस को धोखा दिया और फिर सुनहरी आंख के गोले से उस पर निशाना साधते हुए उस पर टूट पड़े। ये स्पष्ट था कि उनका विश्वासघात पहले से ही योजनाबद्ध था, शायद बहुत पहले से। उस पल डैनी के अंदर कुछ टूट गया। उसे गद्दारों से घृणा होने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और उसके भीतर क्रोध और नफरत की आग भड़क उठी। उसे विश्वासघात से नफरत थी। उसे उन कमीनों से नफरत थी। डैनी के दांत भींच गए और उसने तलवार के हैंडल को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने 2 साहसी लोग प्रकट हुए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। उसके पूरे शरीर में शक्ति की एक धारा दौड़ गई और वह हिलने डुलने लगा। जैसे ही उसने अपने पैर जमीन से उठाए, डैनी एक पल में ही बदल गया। वह सबसे नजदीकी साहसी के बगल में प्रकट हुआ। उसकी तलवार ने उसके दुश्मन का खून बहा दिया। साहसी व्यक्ति ने चौड़ी आंखों से उसे घूर कर देखा। उसके पूरे शरीर में सदमा छा गया था। क्या डैनी दर्द और जहर से अप्रभावित था? पिछले 3 महीनों में धीरे धीरे जहर दिए जाने के बावजूद वह इतनी ताकत कैसे जुटा सकता था? क्या उसे अब तक कमजोर और थका हुआ महसूस नहीं होना चाहिए था?
उनकी धोखेबाजी सिर्फ इस अचानक हमले तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने डैनी और उसके साथियों को बांटे जाने वाले भोजन में भारी मात्रा में धीरे धीरे असर करने वाला जहर मिलाया था, जिससे डैनी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत पहले ही कमजोर हो जानी चाहिए थी। इतना ही नहीं, डैनी की छाती में एक तीर भी लगा हुआ था। इससे पहले कि दोनों साहसी डैनी पर हमला करते, उन्होंने एक विषैला तीर छोड़ा था। जब लेमिया रानी ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की तो डैनी जैसे ही मुड़ा, तीर उसे लग गया। फिर भी डैनी को अपनी बाह में फंसे उस छोटे से तीर का एहसास भी नहीं हुआ। तीर के नुकीले सिरे इस तरह से बनाए गए थे कि भागते समय भी वह डैनी के शरीर में ही फंसा रहे, जिससे उसे अधिकतम चोट पहुंचे और अंततः खून बहने से उसकी मृत्यु हो जाए। कुछ दिन पहले डैनी को अपने शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। वह अक्सर थका हुआ और कमजोर महसूस करता था, लेकिन उसने सोचा कि पिछले कुछ महीनों में ठीक से आराम न करने की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन कुछ लोगों पर वह बिना शर्त भरोसा करता था, वे उसे धोखा देंगे। वर्षों तक उसके साथ मिलकर लड़ने के बाद उन्होंने धूर्त लोमड़ियों की तरह उसे जहर दिया, उसके समन्स पर तब हमला किया जब उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और उसे हराने के लिए उसकी सोलेट्रेट को सीमित करने की पूरी तैयारी कर ली थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि इन सभी कारकों के बिना उनकी ताकत डैनी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जहर दिए जाने के बावजूद भी डैनी अपनी सोलेट्रेट के बल पर उन्हें मारने के लिए काफी शक्तिशाली था। फिर भी जहर दिए जाने और प्रतिबंधित किए जाने के बाद साहसी लोगों को पूरा यकीन था कि डैनियल फैन की मृत्यु दर्दनाक होगी। लेकिन जब उसने सबसे शक्तिशाली साहसी के बगल में प्रकट होकर उसका खून बहाया और एक ही वार में उसे मार डाला, तो समाधि कक्षों का वातावरण एक बार फिर बदल गया। डैनियल के शरीर में अत्यधिक मात्रा में मूल ऊर्जा प्रवाहित होने के कारण उसके मुंह, नाक और आंखों से खून बहने लगा। उसका शरीर पहले से अधिक मजबूत महसूस हो रहा था, फिर भी उसके शरीर की जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही थी। डैनियल फैंग ने क्षण भर के लिए जीवन प्रतिवर्तन का प्रयोग किया, इस उम्मीद में कि वह गद्दारों को मार सके और समय रहते अपने समन्स की देखभाल कर सके। उसे अपनी बची हुई शक्ति का भरपूर उपयोग करना था। उसने अपने पैरों को जमीन से उछाला और सुनहरी आंख का गोला पकड़े हुए साहसी व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा। तलवारनुमा कलाकृति ने हवा में 2 बार वार किया, एक बार गोले को काटते हुए उस साहसी व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसे वह कभी एक अच्छा साथी और दोस्त कहता था। वह अनियंत्रित गुस्से में दांत पीस रहा था, उसे ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ी हो। डैनियल खुद को माफ नहीं कर सका। वह तीनों लॉर्ड्स के विश्वासघात के लिए तैयार था, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके अपने ही साथियों द्वारा विश्वासघात किया जाएगा। एडवेंचरर्स के साथ उसका रिश्ता बहुत मजबूत था। वे दोस्त थे, अच्छे दोस्त। दरअसल डैनी को पूरा यकीन था कि वह इन साहसी लोगों को अपना परिवार कह सकता है। पवित्र रेगिस्तान में पसीना बहाते हुए, जीवन रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना किया था। अंततः उनके संयुक्त प्रयासों से ही वे पवित्र रेगिस्तान के गुप्त क्षेत्र के शासक बन पाए थे। उद्धरण चिन्ह ... क्यों? डैनी ने धीमी होती आवाज में पूछा। पिछले 3 महीनों में उसके शरीर में जमा हुआ जहर आखिरकार सक्रिय हो गया था। जहर से सने तीर ने उसके अंदर के जहर को सक्रिय कर दिया था, जिससे उसके शरीर के अंग तेजी से कमजोर होने लगे थे। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और उन्हें चलने फिरने में भी परेशानी होने लगी, हालांकि लाइफ रिवर्सल ने उन्हें अपार शक्ति प्रदान की थी। पवित्र रेगिस्तान तुम्हारा नहीं है। ये कभी तुम्हारा था ही नहीं। बचे हुए साहसी लोगों में से एक ने बिना किसी पछतावे के बुदबुदाया। पहले तो अपने समूह के सबसे मजबूत सदस्य के मारे जाने को देखकर उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन डैनी की हरकतें धीरे धीरे सुस्त होती देख वह तुरंत शांत हो गया। जब उसने अपनी आंखों में तिरस्कार का भाव लिए अपने पूर्व नियोक्ता को देखा तो उसके चेहरे पर एक जीवंत मुस्कान खिल उठी। क्या तुम्हें सच में लगा कि हम तुम्हारे मकसद में कुछ महानता देखकर तुम्हारे साथ जुड़े? हम तो बस और ताकत हासिल करना और अपनी शक्तियां वापस पाना चाहते थे। मजे की बात यह है कि तुम पवित्र रेगिस्तान के छिपे हुए इलाके में प्रकट हुए, एक ऐसी जगह जिसे हमारे गुरु ने अभी तक खोजा भी नहीं था, साहसी ने बिना कुछ छिपाए धीमी आवाज में कहा। वैसे भी डैनियल फैन की मौत तो तय थी। शुरुआत से ही तुम कभी मेरे साथ नहीं थे? डैनियल ने पूछा। जहर का असर उसके पैरों तक पहुंचते ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसने कुछ औषधियां प्राप्त करने के लिए अपने युद्ध प्रतीक का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन तभी एक अन्य साहसी व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके हाथ से एक अजीबोगरीब परिचित चांदी जैसी रोशनी निकली और उसने अर्धचंद्राकार प्रबलित तलवार की शक्ति से युक्त ब्लेड छोड़ी। चांदी की छुरी ने डैनी के दाहिने हाथ को चीर दिया और उसके कंधे से खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा।
खून चारों ओर फैल गया, जमीन पर, अंत्येष्टि के सामान पर और सोने के ताबूत पर भी गिरा। डैनी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मेरे सोलिट्रेट का इस्तेमाल किया। उम्मीद नहीं थी कि हमारे बॉस हमें नए सोलिट्रेट्स देंगे। सोचो, उनके पास इतने सारे अतिरिक्त सोलिट्रेट्स हैं। डुप्लीकेशन तो असाधारण है ना डैनी? एडवेंचरर ने अपने नए सोलिट्रेट का इस्तेमाल करने के बाद कुछ ची तलवारें प्रकट करते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। अब जब उसे डुप्लीकेशन की शक्ति मिल गई थी, तो उसकी युद्ध क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई। अब उसे कम नहीं आंका जा सकता था और उसे पूरा भरोसा था कि वह पहले से कहीं बेहतर लॉर्ड बनेगा। वह लॉर्ड के रूप में अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार था, भले ही इसका मतलब डैनियल को मारना ही क्यों न हो। डैनी दर्द से कराह उठा। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। इस समय उसे अपने दाहिने हाथ के न होने का एहसास भी लगभग नहीं हो रहा था। डैनी की दयनीय हालत देखकर साहसी लोग लकड़बग्घे की तरह हंसने लगे। वह खून से लथपथ था, उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होती जा रही थीं, और उसके चेहरे पर क्रोध, हताशा और अनिच्छा के भाव साफ झलक रहे थे। वह मरना नहीं चाहता था। उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी था। उसे अभी अपने अधीनस्थों को बचाना था। समय रहते उनके घावों का इलाज करना जरूरी था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। डैनियल फैन को अभी अंतरिक्ष की खोज करनी थी। उसे अभी ओरिजिन एक्सपेंस के बाहर की अन्य जातियों से मिलना था। उसे अभी अपने माता पिता को ढूंढकर उनसे पूछना था कि उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ दिया। उसे अभी हेस्टा का पता लगाना था और उसके गायब होने के बाद उसके साथ क्या हुआ, ये जानना था। उसे फैंग वंश के अभिशाप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी थी। बहुत सारे काम पूरे होने बाकी थे, लेकिन मौत करीब लग रही थी। यमराज धीरे धीरे करीब आ रहे थे, मानो डैनियल के भीतर से जीवन और आशा की आखिरी किरण भी छीनने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन डैनी अपनी जान नहीं छोड़ना चाहता था। तभी अचानक उसके छोटे भाई का चेहरा उसकी आंखों के सामने कौंध गया। माइकल। उसे याद आया कि उसने अपने भाई की देखभाल के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया था। बचपन से ही डैनी का ध्यान ज्यादातर अपनी ट्रेनिंग और अपने माता पिता और बहन को ढूंढने की चाहत पर ही केंद्रित था। वह जानना चाहता था कि वे उन्हें छोड़कर क्यों चले गए, एक 9 साल के बच्चे और एक 13 साल के किशोर को अकेला छोड़कर। वे आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता के लापता होने ने उन्हें जल्दी परिपक्व होने के लिए मजबूर कर दिया था। अपने माता पिता के लापता होने के बाद से माइकल ने कभी किसी चीज की मांग नहीं की। उसने कभी अपने भाई को किसी बात से परेशान नहीं किया और हमेशा अपने आप में ही रहता था। डैनी जब छोटा था तो वह हमेशा सोचता था कि दुनिया उसके साथ अन्याय करती है और वह बेहतर जीवन का हकदार है। उसने वह सब पाने के लिए कड़ी मेहनत की जो उसे मिलना चाहिए था, लेकिन वह ये भूल गया कि माइकल को बहुत छोटी उम्र में ही छोड़ दिया गया था। माइकल को अपने दोस्तों के साथ खेलने और अपने प्यारे परिवार के साथ बेफिक्र जिंदगी जीने के बजाय मजबूरी में अपनी आदतें सुधारनी पड़ी। बड़े होते होते डैनी को इस बात का गहरा अफसोस होने लगा कि वह एक अच्छा और भरोसेमंद भाई नहीं बन पाया। वह बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन बुरी तरह नाकाम रहा। मैं अभी मर नहीं सकता। मुझे अभी भी एक बुरे भाई होने की भरपाई करनी है। डैनी बस यही सोच पा रहा था, दांत पीसते हुए और अपने सुन्ना हाथ को कसकर मुट्ठी में भींचते हुए। अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। 6 साहसी लोग डैनी की ओर कदम बढ़ाकर उसकी पीड़ादायक जिंदगी समाप्त करने ही वाले थे कि तभी समाधि कक्ष कांपने लगे। चारों ओर की सारी ऊर्जा एक ही दिशा में खींच गई, जिससे एक प्रबल खिंचाव बल उत्पन्न हुआ जिसने समाधि कक्ष में मौजूद सभी लोगों को प्रभावित किया। अंत्येष्टि की वस्तुएं डैनी की तरह समाधि कक्ष के केंद्र की ओर खींची चली गईं। उसका शरीर सुनहरे ताबूत की ओर खींचा चला गया, जहां उसका खून पहले ही अत्यधिक मात्रा में फैल चुका था। डैनी का खून सुनहरे ताबूत की सतह पर चमकने लगा। वह गर्म होकर ताबूत के अंदर रिसने लगा, जिसके कारण ताबूत तेजी से कांपने लगा। एक पल पहले ताबूत सील था और अगले ही पल सील टूट गई। समाधि कक्ष के भीतर मौजूद लोगों पर एक भारी उपस्थिति का साया मंडरा रहा था, जिससे डैनी और उसका मरणासन साथी समंस कमजोर पड़ रहे थे, जबकि साहसी लोग घुटनों के बल बैठने को विवश हो गए थे। सुनहरे ताबूत के खुलने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े सभी लोगों के कानों में गूंज उठी। सदमे और अविश्वास से भरी निगाहें ताबूत पर टिकी हुई थीं, तभी एक दुबला पतला, पट्टी बंधा हाथ अंदर से ताबूत के किनारे को पकड़ लिया। जैसे ही ताबूत के अंदर एक ममीकृत आकृति हिलने लगी, समय मानो धीमा हो गया। वह उठी, उसकी आंखों में नीली ज्वालाएं तेजी से झिलमिला रही थीं। ममीकृत शरीर को प्राचीन फराव राजाओं के समान अलंकृत, राजसी वस्त्रों से सजाया गया था। उसने एक मुकुट धारण किया हुआ था जिस पर आंख चिन्ह बना हुआ था, जो शक्ति और जीवन का प्रतीक था।
यह मुकुट द्वितीय युग के फराव राजा के मुकुट जैसा दिखता था, जो चित्रलिपि और जटिल आकृतियों से सुशोभित था। उस प्राणी का कंकालनुमा शरीर आभूषणों, ताबीजों और पवित्र अवशेषों से सुशोभित था, जो उसके साम्राज्य से उसके शाश्वत संबंध का प्रतीक था। उसकी आंखों के गड्ढे में जलती नीली ज्वालाएं अलौकिक प्रकाश बिखेर रही थीं, जिससे पवित्र समाधि कक्ष में एक उदास और रहस्यमय वातावरण छा गया था। उस प्राणी ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिससे अचानक एक सुनहरी सर्पाकार छड़ी प्रकट हो गई। सर्पाकार छड़ी के प्रकट होते ही सब पर पड़ने वाला भारी दबाव और भी तीव्र हो गया, क्योंकि एक प्राचीन शक्ति और रहस्यमय सामर्थ्य उसमें समाहित हो गई, जो उस प्राणी के राजसी वैभव और रहस्यमय पुनरुत्थान के साथ घुल मिल गई, जिसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। वह प्राणी द्वितीय युग का सबसे शक्तिशाली फराव था, और वह अभी अभी अपनी अनंत नींद से पुनर्जीवित हुआ था। अमर फराव जागृत हो गया था। उसकी निगाहें समाधि कक्ष में घूमती रहीं और अंत में ताबूत पर पड़ी, जहां उसे डैनी की दयनीय आकृति दिखाई दी। फराव का डंडा नीचे की ओर झुका और धीरे से डैनी के माथे पर दबाव डाला। अगले ही पल ज्ञान की एक धारा फराव के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। दिलचस्प, हजारों साल बीत गए, फिर भी कुछ नहीं बदला। हर कोई अभी भी कमजोर है, और सत्ता हासिल करने के लिए धूर्त तरीकों और विश्वासघात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। फराव ने वर्तमान में प्रयुक्त मूल भाषा और द्वितीय युग में प्रयुक्त भाषा दोनों के शब्दों के अटपटे मिश्रण में धीरे धीरे कहा। वह अपने नीचे दयनीय अवस्था में मौजूद व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान के अंशों का उपयोग करके वर्तमान भाषा सीख रहा था। शापितों की संतान, तुम्हारे रक्त ने मुझे जागृत किया। एक उदार फराव होने के नाते मैं तुम्हें गद्दार की मृत्यु का साक्षी बनने की अनुमति देता हूँ। फराव ने अपनी छड़ी को हल्के से हवा में घुमाया, जिससे दर्जनों हथियार अचानक प्रकट हो गए। हथियार उन साहसी लोगों की ओर ताने हुए थे, जो प्राचीन दबाव के कारण जमीन पर घुटने टेककर बैठे हुए थे। अगले ही पल फराव ने डैनी का सिर ऊपर उठाया और उसकी धुंधली आंखों को मजबूर किया कि वे देखें कि तेज धार वाले हथियार हवा को चीरते हुए साहसी व्यक्ति की छाती, गर्दन और सिर को भेद रहे हैं। पलक झपकते ही सभी गद्दार मारे गए। हालांकि डैनी को इस बात से खुशी नहीं हुई। गद्दारों की मौत को देखने के लिए मजबूर होने के कारण वह कब्रों में लैमिया रानी और अन्य सभी सम्मन्स को भी देख सकता था। उनके शरीर बेजान पड़े थे, वे मर चुके थे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। तुम भी जल्द ही उनसे मिल जाओगे। डैनी की निगाहें जहां टिकी हुई थीं, ये देखकर फराव ने हल्के स्वर में कहा। उसे उस दयनीय मनुष्य से प्राप्त कुछ ज्ञान याद आया और उसने धीरे से सिर हिलाया। फिरौन दूसरों के ऋणी नहीं होते। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता, फिरौन ने कहा और सदियों से संचित अपनी प्राचीन शक्ति को प्रकट किया। मैं तुम्हें एक विशेष मृत्यु प्रदान करूंगा, ऐसी मृत्यु जो तुम्हारे जैसे कुछ ही लोगों को कभी प्राप्त होगी। इसका सदुपयोग करो, तुम्हें केवल एक ही मौका मिलेगा। फिरौन की आवाज सुनाई देते ही डैनी को लगा कि आसपास का माहौल बदल गया है। वह कमजोरी से जमीन पर लेटा हुआ था, लेकिन जादुई ढंग से पलक झपकते ही उसे एक खुली जगह पर खींच लिया गया। समय धीमा हो गया और डैनी को 1-2 सेकंड के लिए स्पष्ट दृष्टि वापस मिल गई। हालांकि वह केवल एक चमकदार सुनहरी तलवार देख पा रहा था, जो प्राचीन ऊर्जा के कारण प्राइमडेवल पिरामिड के समाधि कक्ष में उत्पन्न हुई थी। मुझे उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, डैनी ने पहले सोचा, लेकिन फिर उसका ध्यान कहीं और भटक गया। माइकल का क्या होगा? क्या वो मेरे बिना ठीक रहेगा? मैं अपने छोटे भाई को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? पश्चाताप और आत्मा आलोचना से भरे हजारों विचार उसके मन में उमड़ रहे थे। तभी यह घटना घटी। जब डैनी ने देखा कि एक सुनहरी तलवार सांप की फुफकार जैसी तेज आवाज के साथ उसकी ओर आ रही है, तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे माफ करें। खून के छींटे उड़े और एक सिर जमीन पर लुढ़क गया। डैनियल के पूरे शरीर का तनाव एक पल में दूर हो गया और उसका शरीर ढीला पड़ गया। लेकिन कोई दर्द नहीं था। डैनी को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत डैनी के मन में एक सुखदायक गर्माहट भर गई। यह आरामदायक थी और डैनी को कसकर गले लगा रही थी। उसे ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ, वह कहाँ था और उसकी यह हालत कैसे हुई। लेकिन एक बात निश्चित थी, वह मृत है। डैनियल को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी चेतना अब उसके शरीर से जुड़ी नहीं है। वह बस इतना ही याद कर पा रहा था कि मरने से पहले क्या हुआ था। समय का पता ही नहीं चला और डैनियल को यह भी नहीं पता था कि सेकंड, मिनट, दिन या साल बीत गए हैं। क्या यही परलोक है? अपने जीवन को याद करने के लिए कितनी घटिया जगह है, लेकिन वहां आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं। डैनियल फॉन की चेतना को जो एक अनंत काल जैसा प्रतीत हुआ, उसके बाद पहला परिवर्तन हुआ।
उसके दिमाग में सूचनाओं की एक धारा उमड़ पड़ी जिसमें उसे अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करने और उनकी रक्षा करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही उसे ये भी बताया गया कि उसे कभी भी अपनी पहचान प्रकट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अन्यथा उसका दूसरा मौका छीन लिया जाएगा और उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। एक और अनंत काल के बाद दूसरा परिवर्तन हुआ। वह एक बार फिर अपने शरीर को महसूस कर सका। जैसे ही डैनियल को अपने शरीर में संवेदना वापस मिली, उसने महसूस किया कि कुछ अलग है। कुछ समय बाद एक तीसरा परिवर्तन हुआ। जैसे ही उसे कहीं खींचा गया, उसकी अन्य इंद्रियां वापस आ गईं। उसने पक्षियों की चहचहाट सुनी और अपने चारों ओर सघन ऊर्जा का अनुभव किया। फूलों, पौधों और अनोखी जड़ी बूटियों की तेज सुगंध उसकी नाक में भर गई। अपने आसपास के दृश्य में अचानक आए बदलाव से भ्रमित होकर डैनियल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसने एक घना जंगल और एक विशाल खुला मैदान देखा, जहां सैकड़ों लोग व्यस्तता से इधर उधर टहल रहे थे। फिर उसने देखा कि सबके सामने एक युवक खड़ा है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है और उसकी ओर मुस्कुरा रहा है। उस युवक को देखते ही डैनियल अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह धुंधला दिखने लगा। वह जोर से चीखने ही वाला था कि तभी सिर में तेज दर्द हुआ और उसे अपने नए जीवन से जुड़ी परिस्थितियों की याद आ गई। तभी उसे समझ आया कि क्या हुआ था। उसका पुनर्जन्म एक सम्मन के रूप में हुआ था। उसके भाई के क्षेत्र में डैनियल फैन को एक अवसर दिया गया। उसे अपने सबसे बड़े पछतावे की भरपाई करने का मौका मिला। अंततः वो माइकल के साथ रह सकता था, भले ही वह उसके भाई डैनियल फैन के रूप में नहीं बल्कि मास्क्ड सेबर के रूप में था। लेकिन ये ठीक था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि वह माइकल के बगल में था और वह अपने प्यारे भाई की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता था, भले ही इसका मतलब ये हो कि उसे एक बार फिर मरना पड़े। मैं नकाबपोश कृपाण हूँ, आपकी सेवा में मुझे प्रसन्नता है, हे प्रभु। खंड 5 का अंत उपस्थित। लॉर्ड रिफ्ट के बंद होने के बाद माइकल को टेलीपोर्ट करके एंटेम जंगल में वापस भेज दिया गया। वह टियारा के साथ अपने सम्मनिंग गेट से बाहर निकला। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, जबकि माइकल बस सामने देखता रह गया। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक और जोश नहीं बचा था। उसके कपड़े जल चुके थे, कवच पिघल चुका था और उसकी त्वचा और उसके नीचे का मांस झुलस चुका था। माइकल का जिंदा रहना ही अपने आप में एक चमत्कार था। हालांकि वह खुश नहीं हो सकता था। माइकल को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। एक तेज धातुई ध्वनि उसके कानों में गूंजी, जिससे माइकल का ध्यान उसके बगल में गिरे पिघले धातु के टुकड़े की ओर आकर्षित हुआ। ये कभी एक कृपाण हुआ करता था, मास्क्ड सेबर का कृपाण। मास्क्ड सेबर का बस यही अवशेष बचा था। नहीं, माइकल के पास अपने भाई की बस यही एक निशानी बची थी। डैनी, उसने कांपते हुए होठों को कसकर दबाते हुए धीरे से कहा। रा एंड अल्फा सन ओमाइक्रोन वी एप्सिलॉन एल सी ओमाइक्रोन एम। दर्द से कराहते हुए उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उसकी आंखों के कोने से 2 आंसू बह निकले। अगले ही पल माइकल के चारों ओर सब कुछ अंधेरा छा गया। उसके शरीर में मूल ऊर्जा का एक अंश भी शेष नहीं था। उसकी ऊर्जा नसें क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अजगर की श्वास की पौराणिक ज्वालाओं ने उसके भीतर कुछ गहरा चकनाचूर कर दिया हो। माइकल का युद्ध चिन्ह तेजी से चमक उठा और उसकी इस स्थिति के जवाब में रूनिक गेट प्रकट हुआ, जिसने उसे मूल विस्तार से बाहर खींच लिया। उसके बाद क्या हुआ, यह उसे नहीं पता था। जब माइकल को दोबारा होश आया तो उसे बस इतना ही पता था कि उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा है और वह एक आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ है। लगभग आधे घंटे तक वह हिलने डुलने की कोशिश करता रहा, तब जाकर उसकी पलकें खुली, मानो उनका वजन कई टन हो। एक बार पलकें खुलते ही माइकल ठीक हो गया। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती रहीं और वह कमरे का जायजा लेने लगा। कुछ सेकंड बाद माइकल ने अंदाजा लगाया, अस्पताल। उसने गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश की कि कमरे में कोई और है या नहीं, लेकिन हर छोटी सी हरकत से उसके शरीर में दर्द की एक नई लहर दौड़ गई। हालांकि इस समय माइकल को शारीरिक दर्द से डर नहीं लगता था। उसका दिल टूट चुका था और शारीरिक दर्द ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसका ध्यान भटका सकती थी, भले ही वह थोड़ा सा ही क्यों न हो। उसने अपने शरीर को ढके हुए कंबल को हटाया तो देखा कि उसका पूरा शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था। पट्टियों में परिवर्तित मूल ऊर्जा समाहित थी, जिसमें उपचार के गुण थे। इसने उसके झुलसते हुए गर्म शरीर में एक शांत अनुभूति का संचार किया, जिससे धीरे धीरे उसके शरीर का तापमान सामान्य हो गया और बुखार कम होने लगा। अगर तुम अपनी चोटों को हमेशा के लिए नहीं रखना चाहते तो तुम्हें हिलना डुलना बंद कर देना चाहिए। तुम्हारी चोटें कोई मजाक नहीं है, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। माइकल धीरे से उस आवाज की ओर मुड़ा
तो उसने देखा कि एलिस जेनोविया, कालेब और 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं डॉक्टर के कोट पहने खड़ी थीं। जब एलिस माइकल को डांट रही थी, तभी कालेब शांत रहने की कोशिश करते हुए उसके पास गया। उसने माइकल के पट्टियों से बंधे शरीर को देखा और जो शब्द वह कहना चाहता था, उन्हें बीच में ही रोक लिया। इसके बजाय उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश की और कहा, तुम्हारे जागने का समय तो आ ही गया था। तुम पूरे 1 हफ्ते से सो रहे थे, माइकल। उसे लॉर्ड रिफ्ट से निकाले जाने के बाद पूरा 1 सप्ताह बीत चुका था। माइकल ने बस सिर हिलाया, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कितनी देर सोया था। उसका चेहरा भावहीन और उदासीन था और लॉर्ड रिफ्ट का जिक्र होते ही उसके दिल में दुख की लहर दौड़ गई। मुझे लॉर्ड रिफ्ट में प्रवेश नहीं करना चाहिए था, माइकल ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा और अपनी मुट्ठियों को पहले से भी ज्यादा कसकर भींच लिया। उसने अपनी मुट्ठी इतनी कसकर भींची कि उसके हाथ के पिछले हिस्से पर अभी अभी बनी पपड़ी फट गई और उसके नाखून उसकी हथेली में गहरे धंस गए। दोनों ही स्थितियां दर्द रहित नहीं थीं, लेकिन माइकल को बस यही उम्मीद थी कि शारीरिक दर्द उसके दिल के दर्द को कम कर देगा। जब उसकी उंगलियां गीली होने लगी, तभी उसने नीचे देखा और अपनी मुट्ठियों को खाली निगाहों से घूरने लगा। दोनों वैद्य जल्दी जल्दी कदमों से माइकल के बिस्तर की ओर बढ़े। माइकल का इलाज करने से पहले उन्हें उसकी मुट्ठी खोलनी पड़ी। उसके नाखून अभी भी उसकी हथेली में धंसे हुए थे, जिससे खून बह रहा था। कालेब ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि माइकल की उंगलियां रत्ती भर भी नहीं हिल रही थीं। एलिस को आकर उसकी मुट्ठी खोलनी पड़ी, जिससे वैद्यों को उसके घावों का इलाज करने में आसानी हुई। चिकित्सक उससे बातें कर रहे थे, लेकिन माइकल उनकी बातें नहीं सुन पा रहा था। उसके भाई की मृत्यु की यादें ताज़ा हो जाने से उसके कान सुन्न हो गए थे। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। मुझे लॉर्ड रिफ्ट में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। आपके कमरे में लगे स्वास्थ्य सेंसरों के खराब हो जाने के बाद हमने आपको बेहोश पाया। उन्होंने मुझे और अस्पताल को संकेत भेजा। सौभाग्य से हमने आपको समय रहते ढूंढ लिया। 1-2 सेकंड की देरी होती तो आपकी मृत्यु हो जाती, एलिस जेनोविया ने माइकल को उसकी हालत और उसके सौभाग्य के बारे में बताते हुए कहा। चिकित्सकों ने आपका इलाज किया, लेकिन आपकी हालत बेहद खराब थी। आपकी त्वचा और मांस जल गए थे और आपकी ऊर्जा नसें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। हालांकि सबसे बुरी बात यह थी कि आपके सोलिट्रेट के लापरवाह उपयोग के कारण आपके वॉर रूम के सार को नुकसान पहुंचा था। एलिस ने माइकल को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन माइकल केवल उपहास ही कर सका। किस्मत वाला, तुम्हें मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, माइकल ने धीमी आवाज में जवाब दिया और वाक्य पूरा होने से पहले ही चुप हो गया। वह कहना चाहता था कि उन्हें उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था ताकि वह अपने भाई के साथ रह सके, लेकिन वह कह नहीं सका। माइकल जानता था कि वह केवल डैनी के बलिदान के कारण ही जीवित है और अगर वह भी मर जाता तो उसकी मृत्यु व्यर्थ हो जाती। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। माइकल केवल अपने दांत पीस सकता था और अपना सिर नीचे कर सकता था, अपने गालों पर बहते आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। भले ही कालेब और एलिस माइकल के बारे में सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वे समझ गए थे कि वह अपने जीवित होने के सौभाग्य के कारण नहीं रो रहा था। वास्तव में एलिस जेनोविया को पूरा यकीन था कि माइकल ने अपनी क्रिस्टल घड़ी पर एआई का नोटिफिकेशन देखा था। उसने अपने भाई के लॉर्ड आईडी का अपडेट जरूर देखा होगा। ओरिजिन एक्सपेंस में मौत से बाल बाल बचने के बाद ऐसा कुछ देखना कितना भयानक होगा। उसने सोचा, इस सच्चाई से अनजान कि माइकल की स्थिति उसकी कल्पना से भी बदतर थी। माइकल ने अभी तक स्टारनेट मैसेंजर पर एआई की सूचना नहीं देखी थी, लेकिन वह जानता था कि डैनियल की मृत्यु एक लॉर्ड के रूप में हुई थी। यदि उसकी मृत्यु ओरिजिन एक्सपेंस में नहीं हुई होती तो वह मास्क सेबर के रूप में पुनर्जीवित नहीं हो सकता था, जो उसका समन था। जब माइकल ने डैनियल के बारे में सोचा, जिसे मास्क सेबर के रूप में बुलाया गया था, तो उसे बहुत बुरा लगा। जब भी मास्क सेबर बोलता था, डैनी के बोलने का अनोखा अंदाज और उसके चलने का तरीका माइकल को साफ याद था। माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि डैनी को ये कैसे पता नहीं चला कि असल में वही मास्क सेबर था। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। कई सुराग मिले थे। मास्क सेबर की चांदी जैसी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण सुरागों में से एक थी। ये चांदी जैसी ऊर्जा डैनियल की प्रबलित तलवार की क्यूई सोलिट्रेट थी। अब जब माइकल को इसके बारे में पता चल गया था, तो समानताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। ये बात मास्क सेबर के बुलाए जाने के क्षण ही माइकल और मास्क सेबर के बीच प्रकट हुए निष्ठा के सच्चे बंधन के लिए और भी अधिक सच साबित हुई। माइकल इस स्थिति को अपने वर्तमान दृष्टिकोण से चाहे जैसे भी देखे, मास्क सेबर हमेशा डैनी ही था।
वे महीनों तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, एक दूसरे के साथ प्रशिक्षण लिया और लगातार बातें करते रहे। फिर भी माइकल ने कभी यह सोचा भी नहीं कि मास्क सेबर उसका भाई हो सकता है। ऐसा सोचना स्वाभाविक ही था क्योंकि एआई द्वारा उसके भाई की लॉर्ड आईडी के बारे में भेजी गई जानकारी के अनुसार डैनी अपने क्षेत्र में जीवित और फल फूल रहा था। माइकल को एआई द्वारा भेजी गई जानकारी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने कभी यह सोचा भी नहीं कि मास्क सेबर उसका भाई हो सकता है। उसके मन में ये ख्याल कभी नहीं आया कि उसका भाई मर चुका है और उसके बुलावे पर पुनर्जीवित हो गया है। एक गहरी आह भरते हुए माइकल ने अपनी क्रिस्टल घड़ी पर स्टारनेट मैसेंजर खोला और देखा कि एआई का सबसे ऊपर वाला संदेश उसे चेतावनी दे रहा था कि डैनियल फोन की लॉर्ड आईडी में खराबी आ गई है और उसने कई हफ्ते पहले अपनी लॉर्ड शक्ति खो दी है। लॉर्ड आईडी के खराब होने के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण नहीं मिला। माइकल को बस इतना पता चला कि मास्क सेबर के उसके इलाके में आने से कुछ दिन पहले उसके भाई की मौत हो गई थी। दिन के दौरान किसी समय एलिस और कालेब चले गए। उनकी क्षतिग्रस्त ऊर्जा नसों को ठीक करने, उनके अन्य शारीरिक घावों को भरने और उनके युद्ध प्रतीक के सार में आई दरार की सावधानीपूर्वक मरम्मत करने के लिए 2 और हफ्तों तक उनकी चोटों का इलाज किया गया। अगले सप्ताह में फ्रेडरिक कोल्बेनहाइम, जैकलिन ऑर्लैंडो, सिल्वरियन शिल्ड, एनाबेल क्लेयर, लिंकन पेड्रा, जेक लविता और बार्स्ट परिवार के तीनों बच्चे उनसे मिलने कई बार आए, लेकिन माइकल ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया। माइकल को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी और चिकित्सकों के लिए यह पता लगाना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था कि माइकल केवल एक खोखला शरीर है या वह अभी भी जीवित रहना चाहता है। ऐसा लग रहा था मानो उसने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया हो। वह न तो कुछ खाता था, न पीता था और न ही अपने बिस्तर पर हिलता डुलता था। वह बस अपने सामने की दीवार को निसंकोच घूरता रहता था। माइकल को अपने भाई के साथ बिताई हर याद ताज़ा हो गई। अतीत की यादें फिर से ताज़ा हो गईं, एक ऐसा अतीत जिसे वह बहुत पहले भुला चुका था। 9 साल की उम्र से पहले की यादें माइकल को कभी स्पष्ट नहीं थीं। उन्होंने उन यादों को अपने दिल में गहराई से दबा दिया था क्योंकि वे एक ऐसे समय का भ्रम पैदा करती थी जब फोन परिवार के सभी सदस्य एक साथ खुशी से रह रहे थे। लेकिन यह वास्तविकता नहीं थी। उनकी बहन गायब हो गई थी और उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। उनके पास शायद बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन था, लेकिन क्या ये वाकई प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले माता पिता द्वारा पाले पोसे जाने के बराबर था? परिवार द्वारा उसे और उसके भाई को छोड़ दिए जाने के बावजूद माइकल ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि बड़े भाई होने के नाते डैनी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। डैनियल हमेशा महसूस करता था कि माता पिता की जगह माइकल के लिए सुगम मार्ग प्रशस्त करना उसका कर्तव्य है। वह सोचता था कि माइकल के लिए सब कुछ करना और अपने छोटे भाई को हर तरह की मुसीबत से बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत बनना उसका फर्ज है। डैनियल फैंग ने अपने खर्चों को बढ़ाए बिना ताकतवर बनने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और स्नातक होने के बाद आगे ज्ञान बढ़ाने के लिए किसी अकादमी या विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की परवाह नहीं की। इन सब के लिए धन और समय की आवश्यकता होती और उन्हें माइकल को अकेला छोड़ना पड़ता। माइकल को अकेला छोड़ना उनके लिए संभव नहीं था और उनके पास पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा समय नहीं था। ओरिजिन एक्सपेंस में उन्हें जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनमें उनका अधिकांश समय व्यतीत हो जाता था, अक्सर इतना अधिक कि वे माइकल के साथ रहकर उनकी सहायता नहीं कर पाते थे। डैनी भी इन पैसों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह ये पैसे माइकल को देना चाहता था ताकि वह गोल्डन सन प्रांत के सबसे अच्छे निजी स्कूल में पढ़ सके। माइकल डैनियल की मदद के लिए आभारी था, लेकिन उसे उस मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। माइकल की बस एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपने भाई के साथ चले और उसके साथ ओरिजिन एक्सपेंस को जीत ले। इसीलिए उसने ओरिजिन एक्सपेंस में अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वह और भी ताकतवर बन सके। बस अपने भाई के एक कदम और करीब पहुंचने की उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन अब जब डैनियल फैंग नहीं रहे तो माइकल का लक्ष्य अर्थहीन लगने लगा। डैनी की मृत्यु के बाद अब वह अपने भाई के साथ नहीं चल सकता था। अब वह अकेला था। लेखक का नोट: शैतानी लेखक लौट आया है। 6ठे खंड में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले 5 खंड पसंद आए होंगे, भले ही आखिरी खंड का अंत आपकी इच्छा के अनुरूप न हो। माइकल कितना दुखी होगा 1 से 10 के पैमाने पर? क्या वह इस कठिन परीक्षा से उबर पाएगा या टूट जाएगा? क्या माइकल अपने भाई की मौत के लिए जिम्मेदार है या